Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं, जो कि क्लास है आप लोगों का एमए फोर्थ सेमेस्टर। विषय कौन सा है? गृह विज्ञान। और ब्रांच कौन सा है आपका? तो ह्यूमन डेवलपमेंट। पेपर है आप लोगों का थर्ड पेपर है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो साइंटिफिक राइटिंग के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम वैज्ञानिक लेख कहते हैं। स्टूडेंट, ये आप लोगों का है पेपर का नाम है। तो आज स्टूडेंट आप लोगों का जो है पार्ट 3 है स्टूडेंट, और ये आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 12 जुलाई यानी शनिवार को होने वाला है। तो इससे पहले आप लोगों ने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है स्टूडेंट, तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर आप लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के ज़रिए जो है पार्ट 1, ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है जाकर देख लीजिए। आज ये आप लोगों का कौन सा है वीडियो? तो ये आज आप लोगों का पार्ट 3 है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का पार्ट 3। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि लेखन में संक्षिप्तता यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेविटी एवं शुद्धता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीसेशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि संक्षिप्तता पर टिप्पणी लिखिए या शुद्धता पर टिप्पणी लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे इसको हम बता। देखिए दो मॉडल पेपर जो हमने दिया इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2, तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन से था। आज का जो ये मॉडल पेपर जो है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन से यानी सेक्शन बी वाले से है। तो देखिए स्टूडेंट, संक्षिप्तता एवं शुद्धता लिखने की कला के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो किसी भी लेखक की लेखन शैली को उच्च स्तरीय तथा प्रभावशाली बनाते हैं। संक्षिप्तता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? देखिए आप लोग शाब्दिक अर्थ में जानते हैं ना, संक्षिप्तता मतलब संक्षेप में छोटे स्तर में किसी भी बहुत बड़े ब्रॉड चीज़ को आप कैसे छोटे स्तर में लिख सकते हैं, उसी को हम संक्षिप्तता कहते हैं। अब आइए देखिए परिभाषा देख लीजिए स्टूडेंट, परिभाषा क्या है? तो कैथी और हैनिंग के अनुसार क्या है? संक्षिप्तता निलंबन से प्रारंभ होती है, जबकि स्पष्टता हमारी आँखों के लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। तो जो संक्षिप्तता होती है वो क्या होती है? निलंबन से प्रारंभ होती है, और स्पष्टता यानी हमारी आँखों से होकर जो गुजरती है या आँखों से हम देख सकते हैं, वो हमारी क्या है? स्पष्टता होती है। अब आइए देखिए दूसरी परिभाषा क्या है? विलियम स्ट्रंग एवं E.B. वाइट के अनुसार अनावश्यक शब्दों को मिटाना या निष्प्रयोजन शब्दों को अपमार्जित करना है, उसे ही क्या बोलते हैं? संक्षिप्तता बोलते हैं। देखिए संक्षिप्तता में हम क्या करते हैं? वैसे मान लीजिए एक पेज का हम लोग कोई मैटर लिख लेते हैं या निबंध लिख लेते हैं, तो ये होता है ना कि नहीं, उसको और छोटे रूप में किया जाता है। क्या करते हैं? कुछ उसमें से शब्द जो है हम उसको हटाते हैं, कुछ शब्दों को जो हमको लगता है कि नहीं इसका प्रयोग सही नहीं है तो उसको हम हटाना, तो जो हटाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? संक्षेप। क्योंकि जैसे एक पेज का हुआ तो जब हम कुछ शब्द को और छांट कर लिखें तो वो क्या हुआ? आधे पेज में आ गया, तो वो हुआ ना कहीं से हमारा संक्षिप्त में, वही चीज़ है। फिर क्या है आपका? देखिए तीसरी परिभाषा भी क्या है? तो एक अन्य विद्वान के अनुसार यदि हम बिना अर्थ बदले सफलतापूर्वक कुछ शब्दों को हटा देते हैं या मिश्रित कर देते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमने संक्षिप्तता के साथ लिखने की कला जो है सीख ली है। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कि मोहन बाज़ार जाता है सामान लाता है, ठीक है, ऐसे बोल दिए है ना, मोहन बाज़ार जाता है सामान लाता है। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि मोहन बाज़ार जाकर सामान लेकर आएगा। तो क्या हुआ? संक्षिप्त में क्या? मोहन बाज़ार गया सामान लाया, ऐसे भी लिख सकते हैं। या मोहन बाज़ार जाकर क्या किया? सामान लाया। ठीक है, तो उसको उसमें से कुछ शब्दों को अब यहाँ पर ऐसे बनाते हैं कि मोहन बाज़ार जाता है, फिर क्या है? फिर लिखेंगे बाज़ार जाता है तथा फिर बाज़ार से सामान लाता है। तो अब क्या हुआ? हमने बहुत लंबा इसको, लेकिन हम यहाँ पर क्या इसको हम संक्षिप्त में क्या लिख सकते हैं कि मोहन बाज़ार जाकर सामान लाया। हो गया ना, मतलब तो दोनों एक ही हुआ, क्योंकि जब वो बाज़ार जाएगा तभी तो सामान लाएगा। ठीक है, तो देखिए उपरोक्त परिभाषा से, ठीक है, उपरोक्त परिभाषाओं से समझ में आता है कि उतना आसान नहीं, ठीक है, यह उतना आसान नहीं है जैसा कि सुनने में लगता है। कैथी हैरिंग के अनुसार संक्षिप्तता के साथ लिखने में तुलनात्मक रूप में अधिक समय और प्रयत्न लगता है अपेक्षाकृत बिना संक्षिप्तता के लेखन के, है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि संक्षिप्त में अगर किसी चीज़ को हम सोच रहे हैं लिखने के लिए तो ये उतना आसान नहीं है बिना किसी संक्षिप्त लेखन के। यानी उसको हम संक्षिप्त में अगर नहीं करेंगे तो ब्रॉड में ही रहेगा, तो उसको समझाना पड़ेगा, समय लगेगा।
ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन किसी चीज़ को हमको संक्षिप्त, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया ना कि मोहन बाज़ार से सामान लाया, तो ये क्या हुआ, संक्षिप्त में हो गया। अब उसी को हम ऐसे बोले मोहन बाज़ार जाता है और बाज़ार से सामान लाता है, तो क्या हुआ, अर्थ तो दोनों का एक ही हुआ ना। अब आइए देखिए संक्षिप्तता का तो क्या होता है। तो देखिए संक्षिप्तता का महत्व क्या है। तो लेखन का उद्देश्य होता है एक विशिष्ट संदेश का संप्रेषण करना। संप्रेषण मतलब बातचीत करना, संचार करना, ठीक है। एक लंबे लिखे गए संदेश को संक्षिप्त करना कठिन होता है। यह इसलिए क्योंकि हम अपने सभी विचारों को एक साथ ही संप्रेषित करना चाहते हैं। संक्षिप्तता का अर्थ कम कहना नहीं, वरन संदेश को अधिक संक्षिप्तता से प्रेषित करना है। अनावश्यक शब्दों या वाक्यों को हटाकर संपादन करने से यह क्या होता है, संभव होता है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा लेख को हम चाहेंगे तो छोटे में तो हो नहीं सकता ना, लेकिन हाँ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसमें सोचेंगे ना कि मेरी सारी विचार जिसे हम क्या कहना चाहते हैं वो सब कुछ क्या हो उसी लाइन में आ जाए, तो ऐसा क्या है, संभव नहीं होता है। अब आइए देखिए शुद्धता क्या होता है। तो लेखन में शुद्धता का मतलब क्या होता है, या शुद्धता की टिप्पणी लिखिए, कैसे लिखेंगे। तो देखिए लेखन में शुद्धता किसी भी शोध लेखन के सफल या असफल होने की कसौटी है। गलतियों को नज़रअंदाज करने के दूरगामी प्रभाव देखे जाते हैं, ठीक है। परिभाषा देख लीजिए, शुद्धता के साथ लेखन का अर्थ है वाक्य में सही शब्दों का उपयोग करना एवं करीब करीब सही शब्दों को छोड़ देना, ठीक है। कभी कभी इसका अर्थ बेकार शब्दों या वाक्य खंडों को बाहर करना भी होता है, ठीक है। अब आइए देखिए कि चूँकि लेखन के संपादन में, ठीक है, लेखन के संपादन में व्याकरण में अच्छी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो सामान्य लेखक के लिए संभव नहीं होता है। अतः यह अधिक अच्छा होता है कि किसी व्यावसायिक संपादन करने वाले विशेषज्ञ की सलाह ली जाए, जो कि हमारे शोध लेखन का संपादन करे और उसमें गलतियां ढूंढे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फ़ोन नंबर जैसी गलतियां अधिक गंभीर होती हैं अपेक्षाकृत शब्दों की गलत स्पेलिंग के या अतिरिक्त स्थान लगने के साथ। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जैसे आप लघु शोध लिख रहे हैं, ठीक है, लघु शोध अभी डिसर्टेशन हम बनाएंगे ना, तो आपकी जो शोध निर्देशिका यानी जो क्लास टीचर हैं वो आपकी क्या है, शोध निर्देशिका हैं। तो वो क्या करेंगी, वो आपका जैसे लेखन कार्य जो होगा तो वो आपके लेखन कार्य को देखेंगे, कहाँ पर कैसे वाक्यों को जोड़ना है, कैसे तोड़ना है, ठीक है, कहाँ पर कौन सा वाक्य जाएगा, कहाँ पर कौन सा पैराग्राफ को जोड़ना है। ये सब क्या है, ये सब जो है एक विषय विशेषज्ञ जो होता है वो देखता है और आपको मतलब सही दिशा आपको प्रदान करेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मतलब लेखन का कार्य जो होता है व्याकरण, जैसे में पर बिंदु, हैं पर बिंदु, कहाँ पर छोटी की मात्रा होगी, कहाँ पर बड़ी, ये सब क्या, सब व्याकरण त्रुटियाँ होती हैं जिसे आप लोग नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ जो विषय विशेषज्ञ रहेगा वो क्या, वो तुरंत पकड़ लेगा। और फ़ोन नंबर जैसे आप देते हैं तो वो जो है बहुत गंभीर है, लेकिन अगर कहीं आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं और या कहीं खाली स्थान छोड़ देते, उससे ज़्यादा जो है भयंकर वाली गलती क्या होती है, आपका फ़ोन नंबर होता है। अब आइए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, विषय वस्तु का निरीक्षण से आप क्या समझते हैं, या इसी को दे देगा कि विषय वस्तु के बारे में टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे। तो देखिए विषय वस्तु किसी भी शोध पत्र का मुख्य भाग होता है। यह शोध समस्या के बारे में जानकारी होती है। विषय वस्तु शोध पत्र की संरचना होती है जिसे सही क्रम में लिखना आवश्यक होता है। विषय वस्तु को लिखने की शैली पाठकों पर गहरा प्रभाव डालती है। लेखन क्रिया के प्रभावशाली और समक्ष संप्रेषण साधन के कारण यह प्रभाव उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु क्रमबद्ध एवं स्पष्ट हो, ठीक है। फिर क्या है, विषय वस्तु लिखते समय लेखन, देखिए विषय वस्तु लिखते समय शोध लेखन का प्रत्येक पैराग्राफ स्वयं में न्याय संगत होना चाहिए। यह किसी उद्देश्य को पूर्ण करने वाला हो। एक पैराग्राफ एक विचार को व्यक्त करता हो, ठीक है। तो यानी जैसे आप पैराग्राफ में कोई भी विषय वस्तु आप लिख रहे हैं, किसी भी टॉपिक से संबंधित आप उसका सारांश अगर बना रहे हैं, उसके विषय के बारे में आप लिख रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, जो भी पैराग्राफ आप लिखें तो वो क्या होना चाहिए, आपके विचार को क्या करना चाहिए, विचारों को व्यक्त करने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब आइए देखिए ड्राफ्टिंग क्या होता है, या ड्राफ्टिंग से आप क्या समझते हैं।
या इसी को हो सकता है मसौदा तैयार। ड्राफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ड्राफ्टिंग जो है आपका इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी क्या होता है? मसौदा तैयार करना। से आप क्या समझते हैं? दोनों तरीके से देखिए, ड्राफ्ट लेखन प्रक्रिया की पूर्व अवस्था होती है। देखिए हम लोग जैसे कपड़ा काटते हैं तो पहले क्या होता है, ड्राफ्ट बनाते हैं ना, गला वाला का डिजाइन है, बाहीं का डिजाइन, तो सब ड्राफ्टिंग करते हैं। तो उसी तरह से लेखन प्रक्रिया में भी क्या होता है, ड्राफ्ट लेखन प्रक्रिया की पूर्व अवस्था होती है एवं ड्राफ्टिंग सफल लेखन का जीवंत भाग होता है। ठीक है, जो ड्राफ्टिंग है वो क्या है, सफल लेखन का क्या होता है, जीवंत भाग होता है। ड्राफ्टिंग के उपयोग का मुख्य कारण यह है कि यह अंतिम पेपर का आधारभूत ढांचा तैयार करता है। यदि हमने इस ढांचे को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो हमारे पास एक उत्तम किस्म के शोध पत्र को लिखने का एक अच्छा अवसर होगा। यदि हम इस ढांचे को बनाने पर खराब कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त करना जो है अधिक कठिन हो जाता है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, हम ड्राफ्ट बना लेते हैं, यानी वो मुख्य बातों को हम ड्राफ्टिंग में लिखते हैं जिस पे हमें क्या है, शोध कार्य करना या हमारे शोध से वो क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अब आइए देखिए ड्राफ्टिंग की परिभाषा हम देख लेते हैं। तो रिचर्ड नॉर्डक्विस्ट के अनुसार तो देखिए, ड्राफ्टिंग तैयार करना लेखन प्रक्रिया की वह अवस्था है जिसमें लेखक अपनी जानकारी एवं विचारों को वाक्यों एवं पैराग्राफ में क्या करता है, संगठित करता है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग क्या है, तो ड्राफ्टिंग याद रखिएगा कि मतलब लेखन प्रक्रिया की वह अवस्था जिसमें क्या करता है, लेखक अपनी जानकारी और विचारों को क्या करता है, वाक्यों और पैराग्राफ में लिखकर जो है एक जगह तैयार करता है। अब आइए देखिए हम विशेषताओं की बात करते हैं कि ड्राफ्टिंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए ड्राफ्टिंग लेखन प्रक्रिया का प्रथम अवस्था है। ठीक है, ड्राफ्टिंग क्या होता है, लेखन प्रक्रिया का जो है प्रथम अवस्था होता है। दूसरा क्या है, यह लेखन प्रक्रिया का आवश्यक एवं जीवंत भाग होता है। तीसरा क्या, लेखन प्रक्रिया में सामान्यतः एक से अधिक कई ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। चौथा क्या, ड्राफ्टिंग में शोधकर्ता अपने विचारों को संगठित करता है एवं वाक्य व पैराग्राफ के माध्यम से उसे रूप प्रदान करता है। ड्राफ्टिंग संशोधन करने में सहायता देता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग से क्या होता है, हम कहीं भी जो है ड्राफ्टिंग अगर बनाए हैं तो उसको अपने अनुसार जो है आवश्यकता अनुसार कहीं भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी हटा सकते हैं। पैराग्राफ को जैसे मुझे लगा कि नहीं ये पैराग्राफ यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, या हमारे जो भी शोध विशेषज्ञ होंगे, जो हमारी निर्देशिका होंगी, तो उनको लगेगा कि नहीं ये जो है ये पैराग्राफ जो यहाँ पर अच्छा ना लग के वहाँ पर अच्छा लगेगा, तो क्या करते हैं वो लोग वहाँ पर जोड़कर बता सकते हैं। अब आइए देखिए ड्राफ्टिंग के कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ ड्राफ्टिंग। तो इसमें क्या, अधिक एक रूप व जुड़े हुए पाठ्य का विकास करना। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, जैसे जब शोधकर्ता अपने शोध कार्य को मतलब लिखने की तैयारी करता है तब उसके पास क्या है, तथ्य जो ये बिखरी अवस्था में रहती हैं। ठीक है, यानी कहीं से कुछ और कंटेंट, कहीं से कुछ और कंटेंट। फिर क्या होता है, ड्राफ्टिंग का यह कार्य होता है कि वो तथ्यों को क्या करता है, एक रूप करके आपस में जोड़कर एक पाठ्य का मतलब विकास करता है कि वो पढ़ने योग्य जिसे बनाता है। तो याद रखिएगा कि अधिक एक रूप व जुड़े हुए पाठ्य का विकास करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप रिसर्च करने जाएंगे ना तो सब क्या होंगे, आपको कहीं कुछ और मैटर मिला था, किसी बुक में कुछ और मिला, तो आप क्या करते हैं, एक जगह लिखकर आप तैयार करते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे। दूसरा क्या है आपका, विचारों को संगठित करना। तो इसमें क्या होता है, ड्राफ्टिंग शोध कार्य लिखने वाले जो शोधकर्ता होते हैं तो के विचारों को संगठित करता है। ठीक है, शोध लेखन प्रारंभ करने से पूर्व क्या करता है, लेखक के विचार जो होते हैं अस्त व्यस्त की अवस्था में, जैसे कि हम इस पर काम करें कि ना करें, इस पर हमको मान लीजिए जैसे कि आपने ले लिया कि मोटापा समस्या जैसे आपने उठाया था, तो आपने ले लिया अरे मोटापा हम ले रहे हैं तो हमको इसका मैटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसको हम कैसे करें। तो अब जो ड्राफ्टिंग होता है वो क्या करता है, आपके जो विचार होते हैं उनको संगठित करने का जो है कार्य जो है कौन करता है, आपका ड्राफ्टिंग करता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है आपका, उदाहरण एवं विचारों की व्याख्या करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राफ्टिंग में क्या होता है, उदाहरण एवं विचारों की जो है व्याख्या भी की जाती है। जैसे मान लीजिए यदि शोध पत्र में कुछ उदाहरण सम्मिलित किए गए या विचारों की व्याख्या में इन्हें सम्मिलित किया जाता है तो व्यक्तियों के लिए क्या होता है, लाभप्रद हो। जैसे आप एग्जाम्पल देकर किसी को बताएंगे तो जो पढ़ने वाला जो है विद्यार्थी हो या कोई जिसकी रुचि हो वह उस व्यक्ति को क्या होगा, उदाहरण से और विचारों से क्या होगा, उसको जो है उस समस्या के बारे में जो है जानकारी जो अच्छे से मिल जाएगी। फिर क्या, अस्थिरता को हटाना।
अस्थिरता का हटाना का मतलब क्या हुआ कि ड्राफ्टिंग में शोध कार्य के लेखन की रूपरेखा तय की जाती है एवं शोधकर्ता के सामने लेखन प्रक्रिया की अस्थिरता हट जाती है। वह स्थिर रूप से अपने लेखन कार्य को क्या कर सकता है, गति दे सकता है। तो जितने भी मतलब अस्थिर वाले जो पॉइंट होते हैं उनको क्या कर सकता है, ड्राफ्टिंग के द्वारा जो हटाया जा सकता है। पांचवा क्या, केंद्रीय विचार या बिंदु की खोज करना। तो देखिए ड्राफ्टिंग बनाने में क्या होता है, विशेषकर मतलब एक से अधिक अगर ड्राफ्टिंग बनाना है तो शोधकर्ता अपने स्वयं के विचारों से क्या होता है, अंतर्क्रिया करता है, जिससे शोध कार्य के मुख्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु पर के विचारों की क्या हो जाती है, खोज हो जाती है। फिर क्या, मुख्य विचारों पर अधिक परिश्रम करना। तो जो है ड्राफ्टिंग जो होता है तो वो क्या होता है, ड्राफ्टिंग के द्वारा जो होता है जिन मुख्य विचारों या केंद्रीय बिंदु की खोज की जाती है, शोधकर्ता क्या करता है, उसके लेखन पर अधिक परिश्रम कर सकता है और ड्राफ्टिंग पर जो है मुख्य विचारों पर अधिक बल देकर वो अपना क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। फिर क्या, गलतियों को पकड़ना। तो ड्राफ्टिंग में क्या होता है, एक से अधिक बार जो ड्राफ्टिंग बनाने से या उस पर विचार करने से शोधकर्ता को अपनी स्वयं की गलतियों भी पकड़ लेता है। ठीक है, वह अपनी इन गलतियों को सुधार कर जो है प्रभावशाली लेखन कर सकता है। जैसे अब एक ही पेज को हम बार बार लिख रहे हैं तो क्या होगा, हम देखते हैं ना जहाँ जहाँ जैसे हमारा व्याकरण अशुद्धि हो गया या गलती हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पकड़ कर फिर अपनी गलतियों को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। अब आइए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या, संलग्न या परिशिष्ट से आप क्या समझते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि परिशिष्ट पर टिप्पणी लिखिए, या इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, उस पर टिप्पणी लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, तो आप आइए देखिए, संलग्न पत्र या परिशिष्ट दोनों क्या होते हैं, एक ही मतलब है। देखिए, परिशिष्ट या अपेंडिक्स किसी भी शोध ग्रंथ या आलेख का अंतिम अध्याय होता है। यह अध्याय ऐच्छिक माना जाता है, जिसे शोधकर्ता आवश्यकता होने पर सम्मिलित करता है। यह संदर्भ खंड यानी रेफरेंस सेक्शन का ही क्या होता है, भाग होता है। यानी जैसे आप क्या है, लघु शोध बना रहे हैं, डिसर्टेशन बना रहे हैं, तो आपका मन हो तब आप अपेंडिक्स या परिशिष्ट को जोड़ सकते हैं, आपको नहीं मन है तो आप उसको नहीं जोड़ सकते। ये क्या है, आपका संलग्न पत्र जो होता है वो आपकी क्या है, इच्छा पे जो है काम करता है। और ये क्या है, अब मतलब परिशिष्ट या अपेंडिक्स जो होता है किसी भी शोध ग्रंथ या डिसर्टेशन का क्या होता है, अंतिम भाग होता है। इसको क्या है, सबसे लास्ट में लगाया जाता है। अब आइए देखिए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि ऐसे दस्तावेज, ठीक है, ऐसे दस्तावेज या प्रलेख जो कि अध्ययन की प्रामाणिकता को सिद्ध करने में सहायक होते हैं या शोध कार्य से संबंधित किसी जानकारी के स्पष्टीकरण में सहायक होते हैं, उन्हें शोध ग्रंथ में जहां संलग्न किया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं, परिशिष्ट बोलते हैं या फिर अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए परिशिष्ट की उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है। तो पहला क्या है आपका उपयोगिता, तो अध्ययन की प्रामाणिकता को सिद्ध करने में। ऐसे में क्या होता है, पत्रक, प्रलेख, चार्ट, विवरण जिनमें अनुसूची, प्रश्नावली आदि शोध उपकरण सम्मिलित होते हैं, यह शोध अध्ययन की प्रामाणिकता को क्या करते हैं, जो है सिद्ध करते हैं। तो देखिए आपका जो अनुसूची है, प्रश्नावली है, ये क्या आपका रिसर्च मेथड होता है स्टूडेंट। पत्रक, प्रलेख, चार्ट, विवरण ये सब क्या है, सब आपका मतलब उसमें लिखित चीज़ें होती है अध्ययन के द्वारा, जो आपने जैसे चार्ट पेपर का यूज किया, कोई किसी से लेख लेकर उसमें आपने उसमें कंटेंट में डाल दिया, तो ये सब क्या सब जो है अध्ययन की प्रामाणिकता को जो है मतलब प्रदर्शित करती हैं या सिद्ध करती हैं। दूसरा हमारा क्या, पाठकों की जानकारी में वृद्धि हेतु। देखिए पाठकों यानी जो पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे पाठक जो शोध कार्य में रुचि रखते हैं या अध्ययन के विषय को और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए परिशिष्ट उपयोगी होता है। वे परिशिष्ट के माध्यम से और अधिक विस्तृत जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है कि शोध छात्रों के मार्गदर्शन हेतु। तो जो परिशिष्ट होता है, देखिए ये यहाँ पर सब बड़ा सा रहेगा, ठीक है। परिशिष्ट में संलग्न आलेख व पत्रक शोध छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। नए शोध छात्रों को अपने शोध कार्य में इन संलग्न पत्रों की सहायता मिलती है। वह इससे जानकारी प्राप्त कर अपने शोध कार्य को और अधिक क्या कर सकते, उपयोगी बना सकते। चौथा हमारा क्या है, नवीन जानकारी प्राप्त करने में यानी नई जानकारी लेने में। फिर क्या है,
कुछ प्रकार के शोध कार्यों में ऐतिहासिक दस्तावेज, निदर्श संकलन की विधि, आधिकारिक दस्तावेज, कुछ विशिष्ट परिभाषित शब्दावली आदि परिशिष्ट में संलग्न की जाती है, जो कि नवीन जानकारी प्राप्त करने में उपयोगी होती है। ठीक है, तो यानी जो परिशिष्ट है वो क्या है, हमारी नई जानकारी को प्राप्त करने में भी इसका हम उपयोग करते हैं। फिर आपका क्या, शोध कार्य की पूर्णता हेतु यानी कंप्लीट करने में, तो क्या किसी भी शोध कार्य कोई भी शोध कार्य तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका संदर्भ खंड पूर्ण हो। संदर्भ खंड के अंतर्गत न केवल संदर्भ ग्रंथ सूची या व इंडेक्स होता है वरन परिशिष्ट भी होता है। अतः शोध कार्य की पूर्णता हेतु परिशिष्ट क्या होता है, आपका उपयोगी होता है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्तंभ या कॉलम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्तंभ या कॉलम से आप क्या समझते हैं। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपका जरूर मतलब निश्चित तौर पे ये सब क्वेश्चन बनने के चांस है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को जो है बी केयरफुली देखिएगा और अधिक से अधिक जो है लोगों को जो है ये वीडियो शेयर करिएगा स्टूडेंट, क्योंकि देखिए आज जो है आज से देखिए मूल्यांकन लगा हुआ, देखिए शाम के 6 बजने वाले हैं, आए हैं हम पानी सिर्फ 1 गिलास पिए स्टूडेंट, आपका मैटर टाइप किया तुरंत क्लास ले रहे हैं ताकि आप लोगों को 7:30 से 8 के बीच में जो ये क्लास आप लोगों को मिल जाता है। आप लोगों का दायित्व तो ये बनता है स्टूडेंट कि आप लोग जो है अधिक से अधिक बच्चों को ये जो है आप लोग मैटर जो है प्रोवाइड करिए। ठीक है, अब आइए देखिए स्तंभ या कॉलम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए तालिका के लंबवत विभाजन को स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तालिका के क्या है, लंबवत विभाजन को, जैसे मान लीजिए ये कोई तालिका हो गई, ठीक है, ये क्या होगी, हमारी तालिका होगी, ये क्या, ये आपका लंबवत, ये लंबा लंबा जो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये लंबा वाला जो है, ये लंबा वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, तालिका के लंबवत विभाजन को स्तंभ कहते हैं। यह तालिका का मुख्य भाग होता है और इसका निर्माण सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी से तालिका का आकार निश्चित होता है। स्तंभ के निर्माण में निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना जो है आवश्यक होता है। कौन कौन सा जो बिंदु है जिसको ध्यान में रखना चाहिए स्टूडेंट, तो देखिए पहला क्या है आपका, स्तंभों का आकार, यानी स्तंभों का आकार निर्धारित करते समय उस कागज के आकार को ध्यान में रखना चाहिए जिस पर कि वह तालिका बनाई जाती है। दूसरा क्या, स्तंभों का क्रम, स्तंभों का क्रम किस प्रकार का होगा यह भी निश्चित करना आवश्यक है। प्रायः प्रथम स्तंभ में विवरण लिखा जाता है जो कि अगले स्तंभ के आंकड़ों का क्या करते हैं, परिचय देते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या, स्तंभ विभाजन का, स्तंभों का विभाजन, यदि तथ्यों या आंकड़ों को कई वर्गों या उपवर्गों में विभाजित करना है तो उसी के आधार पर जो है स्तंभ का क्या करना चाहिए, विभाजन करना चाहिए। तो देखिए ये 3 जो थे आपके स्तंभ के जो है बातें, 3 बातों का जो है हमको ध्यान रखना चाहिए। तो आज की क्लास बस इतना ही स्टूडेंट। देखिए कल की क्लास में हम आप लोगों को मोनोग्राफ क्या है, संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होता है और कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो है शॉर्ट में आएंगे स्टूडेंट, उसकी क्लास जो है कल की क्लास यानी पार्ट 4 जो है आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट। बस 4 क्लास आप लोगों को पढ़ना है और आप लोग अच्छे नंबर से यहाँ से पास हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए स्टूडेंट। अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग यह वीडियो जो है आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जो है इसका लाभ उठा सके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अच्छे से मन लगाकर पढ़िए आप सभी लोग।